हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैपटेक। एंड काफी दिनों बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, बट इट्स ओके। आई हैड सम अदर थिंग टू कैच अप, सो बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सेल सिग्नलिंग जो है वो स्टार्ट कर चुके थे। ये जो है आप सेल सिग्नलिंग से ही रिलेटेड चीजें हैं जो कि हम थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में। हर एक सेल की अपनी कुछ स्पेसिफिक नीड्स होते हैं। आइए अब हम उसको देखते हैं। देखो, रिस्पॉन्स टाइमिंग की अगर हम बात करें, जो रेस्पॉन्स की स्पीड है ना, वो भी वैरी करती है। जरूरी नहीं है कि हर एक सेल के अंदर एक ही स्पीड का रेस्पॉन्स हो, कि एक ही टाइम पे सेम रेस्पॉन्स आए। जैसे आप नर्व सिग्नल देखोगे, जो न्यूरॉन्स की सिग्नलिंग होती है वो मिली सेकेंड्स में हो जाती है, पता भी नहीं चलता, इतनी जल्दी सिग्नलिंग हो जाती है हमारे ब्रेन में। लेकिन जो सेल डेवलपमेंट सिग्नल्स होते हैं, जैसे जब हम डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ेंगे, वहां पे जितने सिग्नल्स होते हैं उनमें घंटों लग जाते हैं या दिन लग जाते हैं, तो उसमें काफी टाइम हो जाता है। तो रिस्पॉन्स टाइमिंग जो है हर एक सिग्नल की वेरी करती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंसिटिविटी की, सेंसिटिविटी जो है वो भी अलग होती है। जैसे कुछ सिग्नल्स होते हैं, जैसे अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें, ये जो है लो कंसंट्रेशन पे काम करते हैं। यानी कि अगर इनका कंसंट्रेशन कम है, हॉर्मोन्स का अगर कंसंट्रेशन कम है, तो इनको ज्यादा हाई सेंसिटिविटी चाहिए ना। लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन पे काम करते हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो हमारे जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे ग्लूटामेट हो गया, गाबा हो गया, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर हाई कंसंट्रेशन में रिलीज होते हैं। एंड इनको सेंसिटिविटी भी कम चाहिए। ऐसे हार्मोन अगर इनका कंसंट्रेशन कम है तो सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए होगी। हाई सेंसिटिविटी होनी चाहिए अगर उनका कंसंट्रेशन कम है। ठीक है। तो सेल ओफन जो है वो सेंसिटिविटी बूस्ट कर देती है, मतलब अपने आप ही सेंसिटिविटी बढ़ा देती है सिग्नल को एम्पलीफाई करके। यानी कि सिग्नल को बढ़ा दो आप तो सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से, यानी कि हम बोलते हैं ना कि एक सेल है भाई, अगर एक सेल है, जैसे अगर हम बात करें कि मान लो कि हमारे पास जो है, अगर हम एक सेल की बात करें, ठीक है, अगर हमारे पास एक सेल है एंड ये हमारे पास दूसरी सेल है, तो इस सेल के अंदर जो सिग्नलिंग हो रही है ना, इस वाली सेल के अंदर जो सिग्नलिंग हो रही है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइम, मतलब सेम टाइम हो। अलग अलग सेल्स में सिग्नलिंग जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, यानी कि अलग अलग टाइमिंग अलग हो सकती है, उनका रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, सेंसिटिविटी अलग हो सकती है। सो बहुत सारी चीजों में जो है डिफर करती है सेल टू सेल। न्यूरॉन्स हमारी बहुत जल्दी सिग्नल दे देती है। ऐसे ही अगर आप डेवलपमेंट बायोलॉजी में सिग्नलिंग पढ़ोगे, वहां पे जो सिग्नल होता है वो घंटों ले लेते हैं, डेज ले लेते हैं, काफी सारी सिग्नलिंग्स है। तो इस तरीके से जो है सिग्नल अलग अलग होते हैं, रिस्पॉन्स वेरी करता है, सेंसिटिविटी वेरी करती है। ठीक है। तो इस सब में जो है यही मेंशन है कि किस तरीके से जो है जो ये होता है, रिस्पॉन्स जो होते हैं एंड जो सेंसिटिविटी होती है वो कैसे अलग अलग हो जाती है हर एक सेल के अंदर। हर एक सेल की अपनी कुछ स्पेसिफिक नीड्स होते हैं। आइए अब हम उसको देखते हैं। देखो, रिस्पॉन्स टाइमिंग की अगर हम बात करें, जो रेस्पॉन्स की स्पीड है ना, वो भी वैरी करती है। जरूरी नहीं है कि हर एक सेल के अंदर एक ही स्पीड का रेस्पॉन्स हो, कि एक ही टाइम पे सेम रेस्पॉन्स आए। जैसे आप नर्व सिग्नल देखोगे, जो न्यूरॉन्स की सिग्नलिंग होती है वो मिली सेकेंड्स में हो जाती है, पता भी नहीं चलता, इतनी जल्दी सिग्नलिंग हो जाती है हमारे ब्रेन में। लेकिन जो सेल डेवलपमेंट सिग्नल्स होते हैं, जैसे जब हम डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ेंगे, वहां पे जितने सिग्नल्स होते हैं उनमें घंटों लग जाते हैं या दिन लग जाते हैं, तो उसमें काफी टाइम हो जाता है। तो रिस्पॉन्स टाइमिंग जो है हर एक सिग्नल की वेरी करती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंसिटिविटी की, सेंसिटिविटी जो है वो भी अलग होती है। जैसे कुछ सिग्नल्स होते हैं, जैसे अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें, ये जो है लो कंसंट्रेशन पे काम करते हैं। यानी कि अगर इनका कंसंट्रेशन कम है, हॉर्मोन्स का अगर कंसंट्रेशन कम है, तो इनको ज्यादा हाई सेंसिटिविटी चाहिए ना। लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन पे काम करते हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो हमारे जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे ग्लूटामेट हो गया, गाबा हो गया, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर हाई कंसंट्रेशन में रिलीज होते हैं। एंड इनको सेंसिटिविटी भी कम चाहिए। ऐसे हार्मोन अगर इनका कंसंट्रेशन कम है तो सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए होगी। हाई सेंसिटिविटी होनी चाहिए
अगर उनका कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो सेल ऑफन जो है वो सेंसिटिविटी बूस्ट कर देती है, मतलब अपने आप ही सेंसिटिविटी बढ़ा देती है सिग्नल को एम्पलीफाई करके, यानी कि सिग्नल को बढ़ा दो आप तो सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से, यानी कि हम बोलते हैं ना कि एक सेल है भाई, अगर एक सेल है, जैसे अगर हम बात करें कि मान लो कि हमारे पास जो है, अगर हम एक सेल की बात करें, ठीक है, अगर हमारे पास एक सेल है एंड ये हमारे पास दूसरी सेल है, तो इस सेल के अंदर जो सिग्नलिंग हो रही है ना, इस वाली सेल के अंदर जो सिग्नलिंग हो रही है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइम, मतलब सेम टाइम हो। अलग अलग सेल्स में सिग्नलिंग जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, यानी कि अलग अलग टाइमिंग अलग हो सकती है, उनका रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, सेंसिटिविटी अलग हो सकती है। सो बहुत सारी चीजों में जो है डिफर करती है सेल टू सेल। न्यूरॉन्स हमारी बहुत जल्दी सिग्नल दे देती है, ऐसे ही अगर आप डेवलपमेंट बायोलॉजी में सिग्नलिंग पढ़ोगे, वहां पे जो सिग्नल होता है वो घंटों ले लेते हैं, डेज ले लेते हैं, काफी सारी सिग्नलिंग्स है। तो इस तरीके से जो है सिग्नल अलग अलग होते हैं, रिस्पॉन्स वेरी करता है, सेंसिटिविटी वेरी करती है। ये दिखा रखा है कि ये इस टाइप की सिग्नलिंग अगर आप देखें जिसमें किसी जीन का एक्सप्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ प्रोटीन का फंक्शन चेंज कर रहा है, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, सेकेंड और मिनट्स में हो जाएगा। ऐसे अगर कोई दूसरा सिग्नल है जिसमें जो है ये वाला सिग्नल हो रहा है, इनमें मिनट्स टू आवर लग सकते हैं इस वाले सिग्नलिंग में, ठीक है, जिसमें जो है सिग्नल अंदर जाता है, डीएन न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, डीएनए पे एक्सप्रेशन कराएगा जीन का, देन आरएनए बनेगा, एमआरएनए, देन प्रोटीन बनता है उससे। तो इसमें जो है आवर्स लग सकते हैं, घंटे लग सकते हैं। तो इस तरीके से सिग्नलिंग होती है, ठीक है। अब जैसे आप ये वाला सिग्नल, इस वाले डायग्राम में आप देखो, एक ए सिग्नल आया, एक बी सिग्नल आया, दोनों अलग अलग रिसेप्टर से बाइंड किए, ठीक है। दोनों ने क्या किया, एक प्रोटीन था, इसने इसको इस जगह पे फॉस्फोराइलेट किया, इसने इसको डिफरेंट साइड पे फॉस्फोराइलेट किया, इस सिग्नल ने इसको यहाँ पे फॉस्फोराइलेट किया, इस सिग्नल ने यहाँ पे फॉस्फोराइलेट किया, तब जाके ये प्रोटीन जो है एक्टिवेट हुआ है। तो यानी कि इसको दोनों जगह पे फॉस्फोराइलेशन की जरूरत है, तो दो सिग्नल इसको चाहिए अलग अलग इस एक प्रोटीन को काम करने के लिए। तो इस तरीके से भी सिग्नलिंग होती है, ठीक है। इसमें यही दिखाया हुआ है कि कैसे दो सिग्नल आ रहे हैं, दोनों जो है अलग अलग पाथवे को कर रहे हैं स्टार्ट, लेकिन फॉस्फोराइलेशन एक ही प्रोटीन का कर रहे हैं, और वो प्रोटीन तभी काम करेगा जब दोनों साइड पे वो फॉस्फोराइलेट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई, इस तरीके से भी सिग्नलिंग होती है। अभी हम देखो, अभी हम ना ओवरव्यू पढ़ रहे हैं हर टाइप की सिग्नलिंग का, एक बार हम एक ओवरव्यू देख लेंगे, फिर हम जो है वन बाय वन करके सारी सिग्नलिंग स्टार्ट करने वाले हैं जीपीसीआर से, बिकॉज आई फील बेसिक्स अगर स्ट्रांग हो जाते हैं तो उसके बाद कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो वो बहुत ईजी हो जाता है। सो इसलिए आई स्टार्टेड दिस सीरीज, अदरवाइज सेल सिग्नलिंग मैंने ऑलरेडी कवर कर चुकी है, बट आई थॉट कि मैं बुक से भी कवर करूं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इस तरीके के जो ग्राफ भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होते हैं ना, यानी कि कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग में कुछ स्मूथली ग्रेडेड होते हैं, या कुछ स्विच लाइक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है किसी के अंदर। देखो जैसे आप ग्रीन वाला ग्राफ देखोगे, इसमें ऑल और नन फिनोमिना होता है, ठीक है। ये हमको न्यूरॉन्स में भी देखने को मिलता है, ऑल और नन फिनोमिना, या तो ऑन है या ऑफ है, या तो ऑन है या ऑफ है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। लेकिन कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो हाइपरबॉलिक कर्व शो करते हैं। हाइपरबॉलिक कर्व का मतलब है कि जैसे जैसे हम सिग्नल मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो ये भी बढ़ता जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे एक प्लेट्यू फेज को जो है अचीव कर लेता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है हाइपरबॉलिक कर्व। ऐसे सिग्मोइडल कर्व भी किसी किसी में देखने को मिलता है, जैसे कि अगर कंसेंट्रेशन कम है तो रिस्पॉन्स भी कम है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन कम है तो उसका रिस्पॉन्स भी कम है। जैसे जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल बढ़ा, इसका रिस्पॉन्स भी बढ़ा, एंड देन धीरे धीरे जो है वो एक फेज पे आ जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है सिग्मोइड शेप ग्राफ बन जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हो इसमें भी कि कैसे जो है कुछ जो है हाइपरबॉलिक स्टेज हमें देखने को मिलती है, किसी के अंदर जो है स्विच लाइक होता है, जैसे ऑल और नन फिनोमिना हमने देखा, एंड किसी के अंदर जो है ये जो हमने देखा था सिग्मोइडल शेप वाला जो हमने देखा था, इसमें क्या होता है, सिग्मोइडल रिस्पॉन्स जो हमें देखने को मिलता है, बाद में जो है कि स्टीपर रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। तो बस ये डायग्राम से आपको मेमोराइज कर लेना है कि इस तरीके के सिग्नल रिस्पॉन्स भी आते हैं, ठीक है, और बस इसके डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल। एक स्टिमुलस आ रहा है, ये क्या कर रहा है, एक ए मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर रहा है, एक ए प्रोटीन है, ठीक है, इसको एक्टिवेट कर रहा है, ये एक स्टिमुलस आया,
स्टिमुलस माने आप कोई भी सिग्नल मान सकते हो, ठीक है, कोई भी इस तरीके से सिग्नल आया, ए को एक्टिवेट किया, देन बी को एक्टिवेट किया। इसमें दोनों डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो बी प्रोटीन है ये या तो ए की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकती है जिसको हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं, या ये बी जो है ये इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकती है जिसको हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब हम देखते हैं सम इफेक्ट ऑफ सिंपल फीडबैक। कुछ सिंपल फीडबैक के क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये पूरा जो है इसमें आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, मैं ये आपको समझा देती हूँ डायग्राम। ठीक है, पहले हम पॉजिटिव फीडबैक देखते हैं एंड देन हम देखेंगे नेगेटिव फीडबैक। जूम नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो ये एक सिग्नल काइनेज आया, ठीक है, इस सिग्नल काइनेज ने क्या किया, ये जो ई प्रोटीन था जो अभी इनएक्टिव फॉर्म में था, इस सिग्नल काइनेज ने इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया यहाँ पे और ये एक्टिवेट हो गया ई। उसके बाद जो ये ई काइनेज है, ये जो प्रोटीन है यहाँ पे ई एंजाइम जो है, ये क्या करता है अपना पॉजिटिव फीडबैक कर लेता है, खुद ही अपने आप को फॉस्फोराइलेट करता रहता है यहाँ पे। और ये जो आई यहाँ पे देख रहे हो ना, ये यहाँ पे फॉस्फेटेज एंजाइम है जो इसको फॉस्फोराइलेटेड ई को वापस से डीफॉस्फोराइलेट कर लेता है, क्योंकि फॉस्फेटेज का काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप को हटाना, सो डीफॉस्फोराइलेशन कर देता है ये यहाँ पे। लेकिन ई जो है वो अपना पॉजिटिव फीडबैक जो है वो शो करता है इस तरीके से। तो इसको आप ग्राफ में भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है, सिग्नल आया उसके बाद जो है ये एक्टिवेट होता है जब तक स्टिमुलस रहता है, उसके बाद ये वापस से गोज टू नॉर्मल, गोज बैक टू नॉर्मल। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, जैसे ही स्टिमुलस आता है उसका जो है फॉस्फोराइलेट हुआ, ई काइनेज जो वो फॉस्फोराइलेट हुआ एंड फिर वो अपना ही फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन करता है पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरीके का आता है पॉजिटिव फीडबैक में, एंड यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है तो वो थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट होता है, फॉस्फोराइलेट होता है, फिर डीफॉस्फेटेज आके फॉस्फेटेज एंजाइम आके उसको डीफॉस्फोराइलेशन कर देता है एंड इट गोज बैक टू नॉर्मल। तो बस ये सिंपल सा आपको ग्राफ समझना है। उसके बाद सेम ऐसे नेगेटिव फीडबैक में दिखाया हुआ है, देखो ये एक सिग्नल काइनेज आया, इसने ये जो एंजाइम था इसको एक्टिवेट किया फॉस्फोराइलेट करके, देन ये जो है एंजाइम ये अपना नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, यहाँ से जो है ये अपना खुद का नेगेटिव फीडबैक देता है, यानी कि ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है अपना खुद का। ये जो ई एंजाइम है इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक, कि अपने आप को क्या कर देता है, ये इनएक्टिव कर देता है नेगेटिव फीडबैक में। पॉजिटिव फीडबैक में वो अपने आप को एक्टिव कर रहा था, फॉस्फोराइलेट कर रहा था। नेगेटिव फीडबैक में क्या करता है, वो अपने आप को डीफॉस्फोराइलेट करता है, यानी कि वो क्या कर लेगा, यहाँ पे जो ये फॉस्फेटेज है ना, इसकी हाईली एक्टिव फॉस्फेटेज एंजाइम हो जाता है। ये जो एंजाइम होता है फॉस्फेटेज एंजाइम, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, हाईली एक्टिव, जिससे ये जो एंजाइम है ये अपना नेगेटिव फीडबैक देता है और ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो नेगेटिव फीडबैक का मतलब है ये अपने आप को इनएक्टिव कर देगा। इसी तरीके से आप ग्राफ में देख सकते हो, देखो तो इन ग्राफ से आप जो है विजुअलाइज कर सकते हो, आप इसको बता सकते हो कोई फीडबैक नहीं है। इसमें आप देखोगे कि शॉर्ट डिले में थोड़ी देर में नेगेटिव फीडबैक जो है स्टार्ट हो गया एंड उसके बाद सिस्टम जो है अपने टाइम पे अपने जो है इट गोज बैक टू नॉर्मल, अपने उस पे आ गया, अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ गया। उसके बाद जो है नेगेटिव फीडबैक अगर देर से स्टार्ट हुआ है, टाइम गैप अगर शो हुआ है, उसमें हम ये ऑक्सीलेशन इसलिए दिखाते हैं क्योंकि सिस्टम को ये एक इनस्टेबिलिटी हो जाती है जब नेगेटिव फीडबैक देर से स्टार्ट होता है, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आता है जब काइनेज की एक्टिविटी ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनस्टेबिलिटी इन ऑक्सीलेशन देखने को मिलेगी इन केस ऑफ लॉन्ग फीडबैक, इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक लॉन्ग डिले। तो ये ग्राफ जो है आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेने हैं क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन ना डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं स्टैंडर्ड बुक से। सो एक और हम एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया, एक जो है फ्रॉग की, इन्होंने क्या लिया, एक फ्रॉग की ऊ साइड देखी इन्होंने, ठीक है, फ्रॉग की ऊ साइड थी एंड उस फ्रॉग की ऊ साइड के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल था ना वो बढ़ा दिया। जैसे इन्होंने प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो बढ़ा दिया। जब आप प्रोजेस्टेरॉन के लेवल पे देखोगे ना कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब बढ़ता है तो उस टाइम पे जो प्रोजेस्टेरॉन की सिग्नलिंग होती है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे, उस टाइम पे एक मैप काइनेज होता है वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है एंड उसकी जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ी हुई हमें देखने को मिलती है।
मैप काइनेज फोस्फोराइलेट हो जाते हैं तो उसकी भी एक्टिविटी बढ़ी हुई देखने को मिलती है। सो दो तरीके से इन्होंने कहा कि हम रिजल्ट को दो तरीके से देख सकते हैं। जब इन्हें हमने दिया जो है प्रोजेस्टेरॉन के लेवल का ग्राफ हमें ये देखने को मिला, जब उन्होंने प्रोजेस्टेरॉन के लेवल का जो लेवल जब बढ़ाया तो या तो ऐसा हो सकता है कि ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ हो, ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज हुआ हो जो मैप काइनेज है अंदर प्रोजेस्टेरॉन के सिग्नलिंग के अंदर, या तो उसमें ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ हो या फिर ऑल और नन फिनोमिना हुआ हो कि एकदम से कुछ नहीं था एंड एकदम से जो है लेवल बहुत ज्यादा हो गया एंड फिर लेवल कुछ भी नहीं था। एंड तो इन्होंने दो तरीके से सोचा कि हम इसको एनालाइज कर सकते हैं दो तरीके से, लेकिन जब इन्होंने बाद में रिजल्ट देखा तो या तो उनको इंटरमीडिएट लेवल मिले ही नहीं, या तो उनको लेवल मिले जो बिल्कुल भी नहीं थे, या लेवल मिले बहुत ही ज्यादा लेवल थे। तो इस तरीके से इन्होंने कंक्लूड करा कि जो प्रोजेस्टेरॉन की सिग्नलिंग होती है ना, देखो यहाँ पे आप देखोगे इसको, इस तरीके से इन्होंने जो है ये कंक्लूड करा, इनको इंटरमीडिएट अमाउंट बिल्कुल नहीं मिले, इनको मिले कि सेल्स में या तो बहुत लो अमाउंट था या फिर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट था। ठीक है, एक्सट्रैक्ट जब इन्होंने करके देखा तो इन्होंने देखा कि जो ऑल और नन फिनोमिना आया ना एट द एंड, तो उससे ये सपोर्ट किया गया, उससे ये माना गया कि जो प्रोजेस्टेरॉन का जो सिग्नलिंग सिस्टम है ना उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीडबैक होता है, क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीडबैक चलता है इन अ प्रोजेस्टेरॉन सिग्नलिंग सिस्टम, जो हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है हमें ऑल और नन फिनोमिना इसमें देखने को मिलता है। ये पूरा आप यहाँ से रीड कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अब हम देखते हैं सम वेज जिसमें जो टारगेट सेल हमारी होती है वो डिसेंसिटाइज्ड हो सकती है टू एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल, या अडेप्ट हो सकती है टू एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल्स। ठीक है, तो हम देखते हैं टारगेट सेल किस किस तरीके से रिस्पॉन्स दे सकती है टू एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल। तो चलो वो अब हम देखने जा रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे डायग्राम से ही हम समझेंगे। सबसे पहला होता है रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन। रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है ये यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर प्रोटीन है। ठीक है, ये हमारे पास रिसेप्टर प्रोटीन है, सिग्नल मॉलिक्यूल आया, उसके बाद जो एंडोसोम होता है उसके अंदर जो है ये हमारा यहाँ पे चला गया जो रिसेप्टर, और जो सिग्नल मॉलिक्यूल था वो किसके अंदर चला गया, एंडोसोम के अंदर चला गया। एंडोसोम के अंदर जाने के बाद यहाँ से जो रिसेप्टर है वो रिसाइकल्ड हो गया, वापस मेम्ब्रेन पे आ गया। ये एक सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, रिसेप्टर वापस से मेम्ब्रेन पे आ गया एंड ये जो मॉलिक्यूल था ये एंडोसोम के अंदर जाके इसका डिग्रेडेशन हो गया। ठीक है, देखो ये अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ और ये एक एक सिग्नलिंग सिस्टम ना हम बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से भी रिस्पॉन्स होता है जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन। दूसरा होता है रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन में क्या होता है, इसके अंदर देखो रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन में रिसेप्टर भी डिग्रेड हो गया है लाइसोसोम के अंदर। दिस इज रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन की रिसेप्टर भी लाइसोसोम के अंदर डिग्रेड हो गया है। रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन में जो रिसेप्टर है वो क्या हो गया, रिसाइकल हो गया। ठीक है, ये नेम से डिफरेंस याद रखना, इसमें रिसाइकल्ड हो गया है। रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन में रिसेप्टर जो है ये भी क्या हो गया, डिग्रेड हो गया लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, रिसेप्टर इनएक्टिवेशन भी होता है जिसमें जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है, ठीक है, जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो ये खुद को ही क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। सो रिसेप्टर इनएक्टिवेशन भी होता है। तो ये डिफरेंट काइंड के इस तरीके से जो है टारगेट सेल का वो देख रहे हैं कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रही है सिग्नल मॉलिक्यूल को। अब नेक्स्ट आ जाता है इनएक्टिवेशन ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन। इसमें क्या हुआ, जैसे ये हमारा इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग प्रोटीन है एक कोई, यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नल बाइंड हुआ, ये रिसेप्टर है, इसने ये कोई इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग प्रोटीन जो है बनाया, इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग प्रोटीन एक्टिवेट हुआ जिसने इसको क्या कर दिया, इसी को इनिबिट कर दिया। तो इस तरीके से इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग प्रोटीन भी इनिबिट हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के आप रिस्पॉन्सेज याद रखो। टारगेट सेल रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन हो सकता है, रिसेप्टर इनएक्टिवेशन हो सकता है, या इनएक्टिवेशन ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। एक होता है ये इनएक्टिवेशन ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन एंड ये लास्ट में बच गया, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटरी प्रोटीन भी प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे बाहर से कोई सिग्नल आया, रिसेप्टर से बाइंड किया, ये एक सिग्नलिंग प्रोटीन था, ये एक्टिवेट हुआ सिग्नलिंग प्रोटीन एंड ये पूरा प्रोसेस चला सिग्नलिंग का जिसने एक इनहिबिटरी प्रोटीन जो है उसको एक्टिवेट कर दिया एंड इनहिबिटरी प्रोटीन ने क्या किया, इस सिग्नल को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया एट द एंड।
ठीक है, तो इस तरीके से भी सिग्नल्स होता है। तो ये कभी हमने ओवरव्यू पढ़ा कि इस तरीके से जो है आपने टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। ठीक है, जैसे रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन आया, यानी कि इसमें रिसेप्टर रिसाइकल्ड हो जाता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन पे वापस चला गया। डाउन रेगुलेशन में रिसेप्टर भी डिग्रेड हो गया यहाँ पे लाइसोसोम में जाके, इनएक्टिवेशन हो गया रिसेप्टर का। ये अभी एक ओवरव्यू आप मान के चलो कि इस तरीके से टारगेट सेल जो है वो रिस्पॉन्स कर सकती है, टारगेट सेल कैसे अडेप्ट करती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा, ये हमारी टारगेट सेल है सारी, एंड ये कोई बाहर से सिग्नल आया एंड इस तरीके से ये पूरा जो है अपना क्या दे रही है, सिग्नल दे रही है, एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल को रिस्पॉन्स कर रही है। एंड ये पूरा समरी है जो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। अभी तक हमने जो है एक एक डायग्राम जो है ब्रूस एल्बर्ट का वो कवर किया है अच्छे से। ठीक है, और ये जो है ना, ये वाला आप रीड करोगे ये आपको समझ में आ जाएगा। जब इन्होंने फ्रॉग की oocyte ली ना, उसके अंदर इन्होंने प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा दिया। अब प्रोजेस्टेरॉन की सिग्नलिंग के अंदर जो मैप काइनेज का लेवल है ना वो भी बढ़ता है, मैप काइनेज फोस्फोराइलेट होता है। तो इन्होंने दो तरीके से एस्टिमेट किया कि या तो ऐसा हो सकता है कि जो मैप काइनेज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि मैप काइनेज जो है वो ऑल और नन फिनोमिना दे रहा हो। तो जब इन्होंने बाहर एनालाइज किया अच्छे से तो इनको पता चला कि ये ऑल और नन फिनोमिना ही दे रहा था। और ये किस लिए हुआ, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की सिग्नलिंग में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलता है। All or none phenomena due in part to strong positive feedback in the progesterone signaling system. ठीक है, तो ये कुछ ओवरव्यू चीजें थी। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ सेल सिग्नलिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। That's it. Thank you. That's it. Thank you everyone for watching. Bye bye.